हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि के बारे में कि आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कौन कौन से फॉर्मेट और कौन कौन से इसके मेथड हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। तो आइए हम इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखें और इसके जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको आप नोट करें, इनके फॉर्मेट को आप नोट करें ताकि आपको क्वेश्चन में करने में आसानी हो सके। तो आइए गाइस समझते हैं हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की, जिसको हम इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि निर्धारण विधि भी बोलते हैं। तो गाइज इसके कॉन्सेप्ट होता है यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ cost accounting, and with the cost of producing a unit of output and total cost of production is a sentence. This method is called unit costing since every unit of production is identical in all respects. The method is also called single costing method. तो गाइज हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इकाई लागत या उत्पादन लागत लेखांकन की एक तकनीक है। इस विधि के अंतर्गत एक रूप या एक समान यानी कि जो आइडेंटिकल निर्मित वस्तुओं की कुल उत्पादन लागत एवं प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे इकाई लागत अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं गैस कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट होती हैं जो कि एक बार में या एक तरीके से ही तैयार किए जाते हो, उनकी कॉस्ट शीट या कॉस्टिंग निकालने के लिए जिस टेक्निक या जिस मेथड का यूज़ किया जाता है उसको हम सिंगल कॉस्टिंग मेथड या कॉस्ट शीट मेथड बोलते हैं। तो गाइज इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्टिंग is used in those industries or organizations where standard products are produced from a common process and all the units produced are more or less similar to each other. This method is also known as single costing method. तो गाइज हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि का प्रयोग उन उद्योगों या उपक्रमों या संगठनों में किया जाता है जहां प्रमाणित वस्तुओं का उत्पादन एक समान रीति द्वारा किया जाता है। वह सभी इकाइयों लगभग आपस में समान होती हैं। इस पद्धति को एकल लागत विधि या सिंगल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो गाइज जैसा आपको हमने बता रखा है कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लैंग्वेज में बनाते हैं ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वो इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही दिस मेथड ऑफ कॉस्ट डिटरमाइनेशन इज मेनली यूज्ड इन दोज इंस्टीट्यूशंस where generally the same type of standardized goods are produced. The unit of production is the same and production is done by the same method. तो हम ये कह सकते हैं कि लागत निर्धारण की इस विधि का प्रयोग मुख्यतः उन संस्थाओं में किया जाता है जहां सामान्यतः एक ही प्रकार की प्रमाणित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की इकाई एक सी होती है तथा उत्पादन भी एक ही पद्धति द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, कोयल माइन हो गई, ब्रिक्स क्लिंस हो गई, या कोई भी हमारी जो इंडस्ट्री इस तरीके की होगी जैसे कि चीनी उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, ईंटों के भट्टे हो गए। तो जो भी आदि उद्योग हमारे जो इस तरीके के होते हैं जहाँ पर कि एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनके लिए हमें सिंगल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ किया जा सकता है या इस मेथड का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज हम बात करते हैं अब इसमें मेथड ऑफ कॉस्ट प्रेजेंटेशन यूनिट कॉस्टिंग, यानी कि इकाई लागत लेखांकन के अंतर्गत लागत प्रस्तुतिकरण की विधियाँ, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड होती हैं जिनके थ्रू हम इनको बना सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन accumulated in cost records are mainly presented in the following form, यानी कि एक निश्चित अवधि में उत्पादित इकाइयों की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए लागत प्रस्तुतिकरण की निम्नलिखित पद्धतियां प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी कि अभी आपको बताया हमने
कि जो हमारा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर कि उनको एक समान या एक ही तरीके से तैयार किया जाता हो, तो उनके लिए जिस मेथड या जिस अकाउंटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसको हम सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, जैसा आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट शीट, जिसको लागत पत्रक बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट की, जिसको लागत एवं लाभ विवरण बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन अकाउंट, जिसको हम उत्पादन खाता बोलते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इन सब के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इनको ध्यान से समझने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट शीट की, जिसको हम लागत पत्रक बोलते हैं। तो कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस इन ए गिवन पीरियड बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स एज वेल एज द कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि लागत पत्र एक ऐसा विवरण है जिसमें किसी निश्चित अवधि में उत्पादित इकाइयों की कुल लागत को विभिन्न स्तरों के आधार पर प्रदर्शित करने के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी दर्शाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट शीट जो होती है हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की जो भी हमारी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लेवल पर हमारे को रखना होता है और उसको सबको टोटलिंग करने के साथ उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है उसको शो करना होता है। तो कॉस्ट शीट हमें हर खर्चे के बाद की जो कॉस्ट होती है उसे दर्शाती है, साथ में हमें पर यूनिट को भी बताती है कि हमारी एक यूनिट की कॉस्टिंग क्या आ रही है। When the production of an item has been done on that item, the cost sheet that is prepared for determining its expenses is called a cost sheet। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का उत्पादन करते समय उस वस्तु पर होने वाले व्ययों का निर्धारण करने के लिए जो पत्र या शीट तैयार की जाती है उसे ही हम लागत पत्रक या कॉस्ट शीट कहते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही इन कॉस्ट शीट द प्राइम कॉस्ट इज द फर्स्ट डिराइव्ड बाय इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वस्तु को तैयार करने में सर्वप्रथम जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें प्राइम कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम कच्ची सामग्री जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, प्रत्यक्ष मजदूरी जिसको डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं और प्रत्यक्ष व्यय जिनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं को शामिल करके हम इसकी मूल लागत जिसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं को निकालते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ द कमोडिटी आफ्टर दैट द फैक्ट्री कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत को निकालने के बाद इसमें जो कारखाने से संबंधित व्यय होते हैं उनको जोड़कर इसकी कारखाना लागत जिसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं ज्ञात किया जाता है। एंड एडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टू इट, और उसके बाद उसमें जो भी हमारे कार्यालय व प्रशासनिक व्यय होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद हमें मिलती है उत्पादन लागत जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। बाय एडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इन इट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन लागत हमें ज्ञात होती है हम उसमें जब विक्रय व वितरण से संबंधित खर्चों को भी जोड़ देते हैं तो उससे जो हमें कॉस्ट मिलती है वो हमारी टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत कहलाती है। By adding approximate profit to it, the selling price of the commodity is determined। और जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है जिसको हम कुल लागत बोलते हैं उस कुल लागत में जब हम अपना प्रॉफिट को भी शामिल कर देते हैं तो वो हमारी निकल कर आती है सेलिंग प्राइस। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले किसी भी कॉस्ट शीट को तैयार करने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम जोड़ते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर को जोड़ते हैं तो हमारी निकल के आती है प्राइम कॉस्ट। फिर इस प्राइम कॉस्ट में जब हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस तो वो हमारी निकल के आती है वर्क कॉस्ट। फिर इस वर्क कॉस्ट में जब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड जोड़ देते हैं तो वो निकल के आती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हम एक्सपेंसेस ओवरहेड को जोड़ते हैं तो वो निकल के आती है हमारी टोटल कॉस्ट। और उस टोटल कॉस्ट में जो भी हमारा प्रोपोर्शनेट या जो भी हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट होता है उसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी लास्ट में निकल के आती है सेल, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको जो हम सेल करेंगे तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो हमें इसके थ्रू मिल जाता है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम
टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट की, यानी कि लागत पत्रक के प्रकार। जो कॉस्ट शीट होती है उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। तो गाइज हम इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर वो डिटेल आप तक पहुंचा सकें जो इसमें ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझें और इनको अपने पास नोट भी करें। तो द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ कॉस्ट शीट आर एज फॉलोज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट शीट होती है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि लागत पत्रक के विभिन्न स्वरूप या प्रकार निम्न है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल कॉस्ट शीट, जिसको साधारण लागत पत्रक बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, जिसको लागत पत्रक लाभ सहित बोलते हैं। थर्ड आती है कि कॉस्ट शीट विद ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसको लागत पत्रक लाभ विवरण सहित बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, जिसको तुलनात्मक लागत पत्रक बोलते हैं। तो इस तरीके से जो कॉस्ट शीट के टाइप्स होते हैं वो हमारे पास 4 हैं। पहला आता है आपका सिंपल कॉस्ट शीट, सेकंड कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। तो आइए डिटेल में समझते हैं इन सबके अलग अलग बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे सिंपल कॉस्ट शीट की, यानी कि साधारण लागत पत्रक की। तो सबसे पहले हमने बात की आपसे सिंपल कॉस्ट शीट की। तो जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि इन सिंपल कॉस्ट शीट द एक्सपेंसेस ऑन ईच आइटम ऑफ कॉस्ट क्लासिफाइड एंड शोन अंडर वेरियस हेडिंग एंड अलॉन्ग विद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंसेस इज आल्सो डिटरमाइंड। यानी कि इस लागत पत्रक के अंदर लागत के प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकरण करके लिखा जाता है तथा उत्पाद की कुल लागत के साथ व्यय के प्रत्येक मद की इकाई लागत ज्ञात की जाती है। द कॉस्ट शीट शोज ओनली द टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट बट डज नॉट शो द प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर कार्य लागत पत्रक केवल उत्पाद की कुल लागत में व प्रति इकाई लागत को प्रदर्शित करता है, लाभ को प्रदर्शित नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट शीट हम तैयार करते हैं, जो सिंपल कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, सिंपल कॉस्ट शीट के अंदर केवल हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं जो हम बना रहे हैं और उसकी पर यूनिट को निकालते हैं। इस कॉस्ट शीट के थ्रू हम प्रॉफिट की कंप्यूटेशन को नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इसको हम एक फॉर्मेट के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट की। तो सबसे पहले इसमें आपके पास जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो ये आपकी बन जाती है वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें जब हम ऐड कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को तो वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को तो वो हमारी बन जाती है टोटल कॉस्ट। फिर इस टोटल कॉस्ट में जो भी हमारी आउटपुट होती है, जितनी हमने प्रोड्यूस करी होती है यूनिट, उनका अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें सेपरेट अलग अलग सबकी पर यूनिट भी पता लग जाती है। तो इस तरीके से हम सिंपल कॉस्ट शीट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट और उसकी जो पर यूनिट होती हैं उनको इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर फॉर्मेट को देख रहे हैं, इसकी मदद से आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट की, जिसको हम बोलते हैं लागत पत्रक लाभ सहित। ये हमारा सेकंड टॉपिक है कॉस्ट शीट का। तो इसमें हम समझते हैं कि द कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड इज in accordance to the above cost sheet and along with the total cost of production and per unit cost. It also shows the total profit earned. This profit is the difference between sale value and टोटल कॉस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि यह लागत पत्र साधारण पत्र के अनुसार ही बनाया जाता है, यानी कि इसको भी हम सिंपल कॉस्ट शीट की तरह ही तैयार करते हैं, लेकिन इसमें उत्पादन की कुल लागत और प्रत्येक मध्य की प्रति इकाई लागत के साथ साथ कुल लाभ को भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जैसा भी आपको बताया कि जो सिंपल कॉस्ट शीट होती है उसमें केवल हम टोटल कॉस्ट और उसकी पर यूनिट को ही निकाल पाते हैं, जबकि कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट में हम टोटल कॉस्ट और पर यूनिट के साथ साथ प्रॉफिट को भी निकाल सकते हैं। जनरली जो हमारे सेल वैल्यू होती है और जो कॉस्ट वैल्यू होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। इसको एक फॉर्मेट के थ्रू समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले जैसा भी बताया आपको कि भाई कॉस्ट शीट भी क्या है, सिंपल कॉस्ट शीट की तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और
जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको जोड़ लेंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। इसमें ऐड कर देंगे हम वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो वो हमारी वर्क कॉस्ट बन जाएगी। फिर ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। और फिर इसमें जो प्रॉफिट होगा, अगर आपको सेल दी हुई है तो सेल में से कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके आप इसमें सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। और अगर आपको आउटपुट भी दिया हुआ है तो आप टोटल कॉस्ट में उसका डिवाइड करके इसकी पर यूनिट को भी इजीली निकाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की, यानी कि लागत पत्रक लाभ विवरण सहित। तो दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट इज कंसीडर्ड एज मोर प्रॉपर एंड रिलायबल। हम ये कह सकते हैं कि लागत पत्र बनाने की यह विधि अधिक उचित समझी जाती है। इन दिस कॉस्ट शीट only the cost of production is shown, and for the purpose of profit determination a separate statement of profit and loss account is prepared। तो ये कह सकते हैं हम कि इस लागत पत्रक के अंतर्गत उत्पाद की केवल उत्पादन लागत या परिव्यय को ही दिखाया जाता है तथा लाभ के निर्धारण के लिए एक अलग से लाभ हानि विवरण पत्र तैयार किया जाता है। The cost of production is the aggregate of prime cost, factory overheads and office and administration overhead। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन लागत होता है वो जनरली हमारी जो मूल लागत होती है, कारखाना उपरिव्यय होते हैं, कार्यालय व प्रशासनिक उपरिव्यय होते हैं, उन सब के योग से इसको तैयार किया जाता है, या उन सब का जो योग होता है वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है। द टोटल कॉस्ट इज देन डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से जो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आती है, अब अगर उसको सेल में से हम माइनस कर देते हैं या घटा देते हैं तो उससे जो हमें प्रॉफिट आए, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। इसको फॉर्मेट के थ्रू समझें तो सिंपल ये भी आपका पहले की तरह बनेगा, जिसमें हम रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या जो भी चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं उनको जोड़ लेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसमें हम जो वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको जोड़ेंगे। अब इसमें आपको साथ में ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं उनके क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस भी दिए हुए हैं तो फिर आपको उनके साथ में ऐड करने होंगे, यानी कि सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट निकालना होगा, प्राइम कॉस्ट के बाद उसमें ऐड करना होगा वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को। और अगर क्वेश्चन में आपको वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं तब आप इसके ओपनिंग बैलेंस को इसमें जोड़ देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को इसमें से लेस कर देंगे। और अगर साथ में आपको सेल ऑफ स्क्रैप भी दिया हुआ है तब उसको भी आप यहीं पर ही लेस कर देंगे। तो उस तरीके से आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपकी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी। फिर इस वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, तो ये आपकी निकल के आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक एंड फिनिश गुड्स को और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, तो ये आपकी निकल के आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर अगर आपको कोई सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए हैं तो वो भी आप इसमें जोड़ देंगे और उस तरीके से आपकी निकल के आएगी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। और प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप ऐड करके सेल निकाल सकते हैं, और अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है तो उसमें से टोटल कॉस्ट को लेस करके आप प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से अभी हमने आपको 3 टॉपिक समझाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, तुलनात्मक लागत पत्रक। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा कॉस्ट शीट के आपको हमने 4 टाइप्स बताए थे, सिंपल कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। तो अभी हमने 3 टॉपिक आपको समझाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके पास कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, तुलनात्मक लागत पत्रक। तो गाइस कंपैरेटिव कॉस्ट शीट की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर 2 पर्पस। First, when a study has to made for the comparison of cost of 2 period, then comparative cost sheet is prepared। तो गाइस हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लागत पत्र 2 प्रकार से तैयार किया जा सकता है। प्रथम, जब किसी उत्पाद के लिए 2 अवधि के तुलनात्मक लागत का अध्ययन करना हो तो तुलनात्मक लागत पत्र तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक लागत पत्र के द्वारा 2 अवधियों के अंतर्गत विभिन्न मदों पर किए गए व्ययों को प्रति मद की तुलना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि किन मदों पर प्रति इकाई व्यय बढ़ा या बराबर रहा या कम हुआ। इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण का विश्लेषण कर लागत पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि कंपैरेटिव कॉस्ट शीट को हम 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं।
फर्स्ट, जहां हम बात करते हैं पीरियड के आधार पर, यानी कि हमें कोई 2 पीरियड दे रखे होंगे, उन 2 पीरियड में जैसे मान लीजिए आपको अगर ईयर की दे दें कि एक लास्ट ईयर एक करंट ईयर, या लास्ट मंथ करंट मंथ, लास्ट वीक करंट वीक, या कोई भी 2 पीरियड आपको दे रखे हों, फर्स्ट क्वार्टरली लास्ट क्वार्टरली, तो आपको जो भी अमाउंट दिए हुए होंगे तो वो सेम पीरियड के लिए आपको 2 अमाउंट दे रखे होंगे। उन दोनों अमाउंटों को आप पैरेलल रखेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस एक्सपेंसेस या किस हेड में आपका एक्सपेंसेस कौन सा बढ़ा या घटा या बराबर रहा। तो उसके लिए हमें कंपैरेटिव कॉस्ट शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें पहला मेथड होता है जब हम पीरियड को बेस बनाते हैं, यानी कि हम 2 पीरियड के थ्रू कंपेयर करते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को। उसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड, व्हेन ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ 2 प्रोडक्ट and wants to determine the difference in cost of each item of expenses and further wants to take a decision as to manufacturing of which product can be more profitable. The information in this regard can be easily made available from comparative cost sheet. तो गाइस हम कह सकते हैं कि इसका एक दूसरा मेथड जो है कि जब कोई निर्माता एक ही प्रकार की 2 वस्तुएं बनाता है एवं यह जानना चाहता है कि दोनों प्रकार की वस्तुओं के विभिन्न व्ययों से प्रतिमत कितना अंतर है और यह निर्णय लेना चाहता है कि कौन सा उत्पाद अधिक लाभप्रद रहेगा, तो ऐसी दशा में विभिन्न सूचनाओं का ज्ञान तुलनात्मक लागत पत्र बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव कॉस्ट शीट को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, जब हम एक ही प्रोडक्ट के 2 पीरियड को बेस बनाकर कंपेयर करते हैं, और दूसरा जब हम 2 प्रोडक्ट को एक ही पीरियड में कंपेयर करते हैं कि एक पीरियड में जब हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम ये कंपेयर करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है और दूसरे की कॉस्टिंग क्या है, तो किसकी कॉस्टिंग कम आ रही है या किस प्रोडक्ट को रखने पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम इजीली इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट के थ्रू हम किसी एक प्रोडक्ट को के 2 पीरियड को कंपेयर कर सकते हैं और किन्हीं 2 प्रोडक्ट के एक पीरियड में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो गाइस जैसे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट शीट की अगर बात करें तो इसके आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आप देख रहे हैं अमाउंट का कॉलम दिए हुए हैं और आपके बीच मिडिल में आपको इसको जो डिटेल होती है पर्टिकुलर के रूप में वो आपको दी हुई है। तो आप इसमें चाहे तो 2 पीरियड हों चाहे 2 प्रोडक्ट हों तो आप उनको इसके थ्रू तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने का कॉन्सेप्ट आपका सिंपल पहले की तरह ही रहेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। ऐड करेंगे वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो ये हमारी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। फिर इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। देन इसमें ऐड कर देंगे आप प्रॉफिट को तो ये नेक्स्ट आपका निकल के आएगा सेलिंग प्राइस या सेल। अब ये चाहे 2 पीरियड के लिए निकालना हो आपको या 2 प्रोडक्ट के लिए निकालना हो, आप इसको इजीली इस वे में निकाल सकते हैं जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो गाइज इस तरीके से हमने बात करी थी आपको जो कॉस्ट शीट हमने बताई उसके जो 4 मेथड थे उनके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जो हमने आपको उनके बारे में हर कॉस्ट शीट में आपने कॉमन चीज़ें देखी होंगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं कि इन हेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं या इनको कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो गाइज अगर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो आप इसको इस फॉर्मेट के थ्रू निकाल सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आप उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, फ्रेट या कैरेज ऑन परचेज ऑफ मटेरियल को, कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्री ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ मटेरियल को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल पर या कोई भी एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर। यानी कि जो आप देखते हैं कि भाई रॉ मटेरियल को परचेज करने के कंसर्न में अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस किया है तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे। उसी तरीके से कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि आपको इसमें लेस करने हो सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड एंड बाई प्रोडक्ट, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल या मटेरियल डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। तो इस तरीके से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का या कोई हमारी सेल ऑफ स्क्रैप है रॉ मटेरियल की या हमारा जो कोई ऐसा
प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा बन गया और वो हमने सेल कर दिया, या कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाती है, या कोई मटेरियल ऐसा होता है जो डिफेक्टिव होता है जो हम सप्लायर्स को रिटर्न कर देते हैं, तो वो जो बैलेंस निकल के आता है उसको हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछा जाए तो इस फॉर्मेट की मदद से आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो जैसे आपको अभी हमने जितने भी फॉर्मेट बताए सब में आपने देखा होगा कॉमन फैक्ट्री ओवरहेड्स बढ़ा रहा था। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कौन कौन से आइटम आ सकते हैं वो हमने आपको स्क्रीन पर दिए हैं। हमने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो में इसकी जो भी टोटल डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको ईजिली वे में मिल जाए ताकि आप उसको ईजिली यूज़ में अपने ले सकें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में कि कौन कौन से आइटम आपके इसमें आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, सैलरी और एम्प्लॉय और फैक्ट्री फॉरमैन, इंस्पेक्टर, मैनेजमेंट डायरेक्टर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन एंड प्लांट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन एंड प्लांट, इंश्योरेंस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, drawing factory expenses, labor welfare expenses and provident fund, salary to ideal item, contribution to employee state insurance scheme, contribution to technical magazine, expenses to repair damage sports work, expenses and lifting unless is scrap, research and development changes, नेट बीइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस आपको ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो उसे आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल करना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस के दिए हुए हैं तो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को तो ऐड कर देंगे, जबकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को आप लेस करेंगे। साथ में अगर आपको सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तब भी आप उसको लेस कर देंगे। तो इस तरीके से जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी कहलाती है वर्क कॉस्ट, यानी कि वर्क कॉस्ट में ये सारे आइटम लिखे जाते हैं। उसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की। तो गाइज नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें हेड वो आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस हेड में कौन से खर्चे आ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय, मैनेजर एंड अदर ऑफिसर्स, इंश्योरेंस एप्रोप्रिएशन, रिपेयर्स, रेंट ऑफिस प्रीमिसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस फर्नीचर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस, सब्सक्रिप्शन ऑफ बिजनेस मैगजीन, कंटेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फी, डायरेक्टर फीस, स्टेटरी और लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशंस, अदर जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग या एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस। तो गाइज हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको लगते हैं कि ये आपके ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं तब आप उनको इस हेड में शामिल कर सकते हैं। कुछ एक नाम है जो हमने आपको दिए हैं, और इनके अलावा कोई भी खर्चे के साथ में जब ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन अगर लग जाता है तो इसका मतलब वो आपका खर्चा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हो जाता है, तो आप इस हेड में शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें हम बात करते हैं सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन डेमोनेशन एंड शोरूम्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कैटेगराइज लिस्ट ऑफ आइटम एंड सैम्पल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मैनेजर्स ऑफ ब्रांचेस, रिबेट एंड डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स, legal expenses in correct to the realize the doubtful debts, expenses related to the filling up tenders, carriage or transportation of goods sold, package material expenses and salary to packing employees, expenses related to repairs and maintaining or distribution vans, go down expenses carried outward। तो इस तरीके से एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको ये लगते हैं कि ये एक्सपेंसेस आपके गुड्स को सेल करने के या डिस्ट्रीब्यूशन करने के कंसर्न में किए गए हैं तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल किए जाते हैं। तो गाइज इस तरीके से ये सारे आइटम वो बताए हमने आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड्स,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ सकते हैं। अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए हों, लेकिन फिर भी आपको कॉस्ट शीट तैयार करते समय उन्हें शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये वो आइटम होते हैं जिन्हें हमें कॉस्ट शीट को तैयार करते समय शामिल नहीं करना है, या इन आइटमों को हमें कॉस्ट शीट तैयार करते समय इंक्लूड नहीं करना होता है। तो इनमें कौन से ऐसे आइटम आ सकते हैं, तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जैसे कि एब्नॉर्मल लॉसेस एंड मटेरियल एंड लेबर, इंटरेस्ट पेड ऑफ रिसीव ऑन कैपिटल, interest received on that bank deposit, expenses on the issue of share capital or debenture, share transfer fees, interest received on investment, compensation paid on branch of correct contract, dividend paid, capital gain on losses, income tax or wealth tax or other direct tax, goodwill or primary expenses written off, discount given on the time of issue of share or debenture, cash discount, amount transfer to reserve, obligation to tools or loose tools, interest on debenture, patent purchase, profit or loss on valuation of stock, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल और लोन। तो ये सारे वो आइटम्स हैं जिनको कि हम कॉस्ट शीट बनाते समय शामिल नहीं करेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आप इनको इग्नोर कर देंगे, इन्हें आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं रखेंगे इनका। तो गाइज ये अभी तक हमने जो बात करी थी वो हमने कॉस्ट शीट की बात करी थी। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट की। जैसा आपको बताया था कि इसमें 3 मेथड थे हमारे, एक कॉस्ट शीट था, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट था और एक प्रोडक्शन अकाउंट था। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक आता है अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसकी अगर हम बात करें तो इफ़ ए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू शो टोटल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ लॉस बट where it is not desired to find out cost per item or expenses, the statement of called is the statement of cost and profit। तो कैसे हम कह सकते हैं कि लागत विवरण एक ऐसा पत्र है जिसमें किसी समय विशेष में उत्पादित वस्तुओं पर किए गए व्ययों अर्थात कुल लागत के विभिन्न अंगों एवं लाभ का विवरण दिया जाता है। इस विवरण पत्र में लागत के प्रत्येक अंग मद के प्रति इकाई लागत की गणना नहीं की जाती है, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है आपका, उसमें आप कॉस्ट पर यूनिट को नहीं निकालते हैं, बल्कि उसकी सिंपल जो टोटल कॉस्ट होती है उसी पे आप फोकस करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस दिए हुए हों उनको आप जोड़ देंगे और उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग लेवल की कॉस्ट को ही निकाल पाते हैं। यदि प्रत्येक इकाई लागत ज्ञात करनी भी हो तो कुल लागत में उत्पादित कुल इकाइयों में भाग देकर यह गणना की जा सकती है। अगर मान लीजिए आपको कॉस्ट पर यूनिट की ज़रूरत है भी या आप निकालना भी चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी उसमें जो आपको टोटल आउटपुट दिया होगा उसका डिवाइड करके आप इसकी पर यूनिट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट आती है आपकी 1 लाख रुपीज़ की और आपकी जो टोटल आउटपुट है वो आपने 5000 यूनिट तैयार करी हैं, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ में 5000 यूनिट का आप डिवाइड कर देंगे तो 20 रुपीज़ पर आपका आइटम निकलेगा, तो वो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कहलाएगी। Generally, cost account prepared cost sheet regularly to find total cost and per unit cost, while statement of cost is prepared to determine the tender price। हम ये कह सकते हैं सामान्यतः लागत पत्रक लेखपालों द्वारा निगमित रूप से कुल लागत पर प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जबकि लागत विवरण अनुमानित लागत व टेंडर मूल्य के निर्धारण हेतु बनाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट शीट होती है वो तो जो अकाउंटेंट होते हैं उनका पर्पस होता है बनाने का कि हर आइटम के अलग अलग लेवल पर यूनिट को वो जान पाएँ, निकाल पाएँ, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट को निकालने का पर्पस होता है कि जो हमें कोई कोटेशन बनानी है या कोई हमें आगे के लिए कोई प्रोडक्ट को तैयार करना है और हमें उसका एक अनुमान, एक एस्टिमेट लगाना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ेगा या हम उसे कितने का सेल कर सकते हैं, तब उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जनरली टेंडर प्राइस को निकालने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो गाइज इसके फॉर्मेट की हम बात करें अगर, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट की, तो सबसे पहले इसको भी हमें कॉस्ट शीट की तरह तैयार करना है। बस अंतर क्या है कि इसमें आप पर यूनिट नहीं निकालते हैं, सीधा टोटल
कॉस्ट निकालते हैं। जैसा अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इसमें पर यूनिट वाला कॉलम अब शामिल नहीं किया जाता है। तो सिंपल रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फिर वर्क्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड, जो आपको डिटेल में अभी हमने बताया कि कौन कौन से आइटम इसमें आ सकते हैं, उनको जोड़ देंगे तो वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसके बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन से इसमें आइटम आ सकते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से इसमें हेड में आइटम आ सकते हैं, इनको जोड़ने पर आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है। फिर आप प्रॉफिट अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आप उसको सेलिंग प्राइस को ईजिली निकाल सकते हैं। तो गाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें आप सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है तो आप उसमें से लेस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और अगर आप इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेल्स दी होती है और ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आपसे दोनों चीज़ें पूछता है, तो आप अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे तो आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो वो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब गाइस लास्ट हम बात करते हैं आपसे प्रोडक्शन अकाउंट की। जैसे आपको बताया कि हमने इसमें 3 मेथड बताए थे आपको, एक कॉस्ट शीट का था, एक हमने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए, और एक था प्रोडक्शन अकाउंट। तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन अकाउंट की। तो गाइस सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, प्रोडक्शन अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज टू शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन along with the cost per unit in a detailed and analytical manner। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन की लागत संबंधी आंकड़ों को लागत पत्र या लागत विवरण के रूप में प्रस्तुत ना करके, बल्कि जो दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होती है हमारी, उसके आधार पर एक खाते यानी कि अकाउंट के रूप में तैयार किया जाता है, तो उसे हम प्रोडक्शन अकाउंट कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपनी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ना बनाकर बल्कि अकाउंट के फॉर्म में अगर हम उसको तैयार करते हैं तो उसके लिए कॉस्ट शीट के बजाय प्रोडक्शन अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस हम बात कर सकते हैं इसमें कि जनरली डेबिट साइड ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट शोज ऑल एक्सपेंसेस while credit side shows sales amount and profit or loss is determined by taking the difference of debit and credit side। तो हम ये कह सकते हैं सामान्यतः उत्पादन खाते के डेबिट पक्ष में जो भी उत्पादन संबंधी समस्त व्ययों को लिखा जाता है, जबकि इसके क्रेडिट पक्ष में जो हमारी सेल होती है और जो भी हमारे प्रॉफिट संबंधी चीज़ें होती हैं उनको लिखा जाता है। कभी कभी लागत के विभिन्न स्तरों जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आदि गणना भी इसमें की जा सकती है, और इस खाते को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या निर्माण खाता भी कहते हैं। द प्रोडक्शन अकाउंट आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज यूज फॉर इंडस्ट्री पर्पज प्रोड्यूसिंग ब्रिक्स, कोल एंड कोक, पिग आयरन, यार्न एंड क्लोथ ETC। यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो कि किसी ब्रिक्स को या कोल एंड कोक में या पिग आयरन में या यार्न या क्लोथ आदि में वर्क करती हैं, तो वो जनरली प्रोडक्शन अकाउंट को यूज़ करती हैं या प्रोडक्शन अकाउंट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। द इंफॉर्मेशन इन दिस अकाउंट इज प्रेजेंटेड इन सच ए फॉर्म ऑफ द प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट में भी क्लियरली डिटरमाइंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अकाउंट के थ्रू भी हम प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को इजीली निकाल सकते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप प्रोडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट, तो इसमें हमने जनरली आपके लिए जो फॉर्मेट है वो बहुत इजीली रूप में तैयार किया है ताकि आप इसको इजी वे में समझ सकें। तो सबसे पहले हम इसकी जब शुरुआत करते हैं तो उसमें लिखते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसको हम बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका वही पहले की तरह आपको होता है कि ओपनिंग स्टॉक में आप ऐड कर देंगे परचेज, कैरेज ऑन परचेज और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल यूज्ड। फिर इसमें आप ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो फिर ये आपका निकल के आ जाती है बाई प्राइम कॉस्ट जिसको हम CD के रूप में लिख देते हैं। यानी कि इन सबको ऐड करके आप इसको टू साइड में एक्सपेंसेस को दिखाएंगे और फिर इसके बैलेंस को बाई प्राइम कॉस्ट CD के नाम से लिखेंगे। फिर ये बाई प्राइम कॉस्ट जो होगा ये आपका आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा टू प्राइम कॉस्ट BD के नाम से।
फिर आप इसमें ऐड कर देंगे जो भी आपके वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, और अगर आपको कोई वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है वर्क इन प्रोग्रेस का तो उसको आप इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप दी है तो वो भी आप इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तब इस तरीके से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी बाई वर्क कॉस्ट CD के रूप में मिलेगी, जिसे आप आगे ट्रांसफ़र कर देंगे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं टू वर्क कॉस्ट BD के रूप में। तो यहाँ पे आपके पास आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा ये टू वर्क कॉस्ट BD। इसमें फिर आप ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड को, तो ये बन जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD के रूप में, यानी कि CD मीन्स कैरेड डाउन, BD मतलब ब्रॉट डाउन। तो CD के रूप में हमारे पास बैलेंस मिलेगा, इसको फिर आगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD यानी कि ब्रॉट डाउन के रूप में। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, अगर आपको कुछ दिया हुआ है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है तो वो इसके क्रेडिट साइड में चला जाता है, और अगर इसके अलावा आपने कोई परचेज़ किया है फिनिश गुड्स तो वो भी आप इसके डेबिट साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से जो इसका बैलेंस बचेगा आपका वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CD के नाम से आप लिखेंगे। फिर इसे आप आगे ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो आपका टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड BD के रूप में आ जाएगा, और इसमें फिर आप ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यदि क्वेश्चन में आपको दिए हैं, और इनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी निकल कर वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल CD की आएगी। फिर इस कॉस्ट ऑफ सेल CD में आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, या अगर आपको सेल दी हुई है तो सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ सेल को लेस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्शन अकाउंट को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़ हमने इस पूरी वीडियो में कोशिश की कि आपको जो आउटपुट कॉस्टिंग है, कॉस्ट शीट है, उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सकें, सारी उसकी जो थ्योरी है, मीनिंग है, उसके जो भी फॉर्मेट हैं, और जो भी उसके हेड और उनके जो सब हेड और उनके जो आइटम्स हैं उसकी डिटेल आपको हमने इस वीडियो के थ्रू बनाकर दी है। हमें उम्मीद है कि ये आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपने पास नोट डाउन जरूर करके रखें, रिटन फॉर्म में अपने पास रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इजीली उसको देख सकें, खोल के पढ़ सकें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ ले सकें। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है यानी कि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो हो वो उसका आप भी लाभ उठा सकें, ले सकें। थैंक यू, नमस्कार।